हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, इस समय हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर के बहुत ही जबरदस्त बहस चल रही है, काफ़ी दलीलें दी जा रही हैं। और चूंकि दोस्तों ये आरक्षण पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशों का जो भी भारत के अंतर्गत आते हैं और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उनका भविष्य निर्धारित करने वाला है कि जो 50% आरक्षण की सीमा है वो यही रहने वाली है या फिर राज्यों को इसमें अधिकार है कि वह इसमें कुछ फेरबदल कर सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, जो कि अभी हाल ही में बुधवार को जो दलीलें पेश की गई और जो सुनवाई हुई है और वहां पर क्या क्या निष्कर्ष निकल करके आया है। तो दोस्तों, इस मामले में डेली ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को हमको मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बुधवार को क्या क्या हुआ है कोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि दोस्तों न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। जैसा कि हमको मालूम है, इसके साथ ही पीठ इस पर भी विचार कर रही है कि वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी फैसले, जिसे हम मंडल फैसला भी कहते हैं, कि समीक्षा करने के लिए बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत है या नहीं। दोस्तों, इस फैसले में अदालत ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय की थी और पूरा विवाद उसी पर है कि 50% की सीमा को बढ़ाने का अधिकार राज्यों को है या नहीं है। और दोस्तों, तमिलनाडु और केरल ने इसका विरोध किया था कि अभी हमारे यहाँ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। तो दोस्तों, अब बता दें कि इस पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि आप ये पिक्स में भी देख पा रहे हैं। तो उल्लेखनीय है कि यह पीठ महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण के फैसले को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। आइए दोस्तों, अब दलीलों की तरफ चलते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती ने कहा कि मराठा समुदाय के पीछे छूट जाने और उसके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय होने की पूरी कल्पना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और आरक्षण के लिए अर्हता ही नहीं रखती। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 40% सांसद और विधायक उसी समुदाय के हैं, यानी कि मराठा समुदाय के हैं। तो इन्होंने उसकी जो है एलिजिबिलिटी पर ही सवाल उठा दिया है। अब जो प्रदीप संचेती आगे कहते हैं कि वर्ष 2018 में IGMG गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मराठा का राज्य की सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व होने की वजह से वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट को सुविधानुसार तैयार किया गया एक दस्तावेज भी करार दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने काफ़ी कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ना स्टार्ट किए हैं और काफ़ी कुछ एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाया है। अब आगे है कि उन्होंने आगे कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी मराठा के पिछड़े होने का फैसला कायम रखता है तो भी ये मामला अन्य पिछड़ा वर्ग को 50% की सीमा में शामिल करने का होगा, ना कि 50% से अधिक आरक्षण देने का। उन्होंने वर्ष 2000 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष पेश रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए कहा कि मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और उसे किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है और ना ही वह पिछड़ा है। ऐसी दलील पेश की गई याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा। दोस्तों, आगे भी उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि मंडल फैसले के तहत मराठा का पिछड़ापन ये कहने के लिए अपवाद स्वरूप परिस्थिति नहीं है कि हम आरक्षण की 50% की सीमा को पार करेंगे। इसके साथ ही प्रदीप संचेती ने उस रिपोर्ट पर भी हमला किया जिसके आधार पर मराठा आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सर्वेक्षण जो किया गया है वो अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, अब दोस्तों ये दूसरे वकील हैं, इन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग की सूची में अधिक समुदायों को जोड़ने के लिए उल्लेखनीय राजनीतिक दबाव होता है। उन्होंने इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने संबंधी सवाल पर कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं जिसमें इंदिरा साहनी फैसले पर सवाल उठाया गया हो। तो दोस्तों, इंदिरा साहनी के फैसले को इन्होंने बिल्कुल सही ठहराते हुए बात की है। दोस्तों, धवन जी यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये त्रासदी है, कोई सुधारवादी उपाय नहीं है। आप आरक्षण दीजिए और आपको उसी अनुसार वोट मिलता है, लेकिन कुछ योजना जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार जैसी योजना
आनी चाहिए। इस बीच पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से केंद्र के रुख से अवगत कराने को कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि वह निर्देश लेंगे। अब दोस्तों पीठ क्या कहती है, जो 5 सदस्यीय पीठ थी, अब ये जज की बात कर रहे हैं हम, तो वो कहते हैं कि आप अपना रुख बताएं, जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम सॉलिसिटर जनरल से केंद्र सरकार का रुख बताने को कहेंगे। और मामले में बहस जो है यहीं पर अधूरी रह गई और अब ये गुरुवार को यानी कि आज होगी और जिसका लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका सार क्या निकला है वो भी आप सुन लें कि मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि समुदाय सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। महाराष्ट्र के 40% सांसद और विधायक इस समुदाय से आते हैं। ऐसे में ये परिकल्पना करना कि वे पीछे छूट गए हैं और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अन्याय का सामना किया है, पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों केवल इसी पॉइंट पर जो है बहस चल रही है और इस बहस ने पूरे भारत को ही अपने लपेटे में ले लिया है और सवाल उठा दिया है, एक पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 50% आरक्षण से ऊपर राज्यों को अधिकार दिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो साहनी मामला है उस पर भी काफ़ी कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं, ये भी एक बहुत ही देखने योग्य और बहस करने लायक तथ्य इस सुप्रीम कोर्ट में है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, आगे की कार्रवाई के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, साथ ही साथ पसंद आया है तो लाइक भी करें।